हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एटम्स के फंडामेंटल यूनिट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के विषय में बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज जानते हैं पूरा अच्छा तरीका से कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या खासियत है कि इसे एटम्स का फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है, और पूरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के विषय में जानेंगे, और यह क्या होता है, एटम्स यानी कि परमाणु का क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है। लेकिन बात यह है कि एटम्स क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एटम्स क्या है। नॉर्मल बात कर लेते हैं पूरा अच्छा तरीके से, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा। मैं केवल एटम्स के विषय में आपको हल्का फुल्का जानकारी दे देता हूं। देखिए, सपोज करिए कि है एटम्स यानी कि परमाणु। अब जानते हैं परमाणु क्या होता है। आप तो तत्व जानते होंगे, जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, अनेक प्रकार के तत्व हैं। तो कोई भी तत्व होता है ना, तत्व का सबसे छोटा से छोटा इकाई को क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। यानी कि तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है, परमाणु होता है। या कोई पदार्थ होता है ना, कोई भी पदार्थ एटम से मिलकर ही बनता है। अभी नहीं समझे तो बस एक बात समझिए, आप सभी लोग कोशिका को जानते होंगे, अरे जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे। कोशिका से मिलकर ना पूरा बॉडी का निर्माण हुआ है। इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। अनेक प्रकार की कोशिका मिलकर उत्तक बनाता है, उत्तक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से क्या मिलकर बनता है, बॉडी बनता है ना। तो यहाँ कोशिका सबसे छोटा इकाई है, वैसे ही परमाणु सबसे छोटा इकाई है। किसका, तत्वों का। यानी कि अनेक परमाणु मिलकर क्या होता है, तत्वों का निर्माण करता है। नहीं तो आप ये भी देखिए, घर द्वार बनता है ना, तो घर द्वार में ईंटा लगता है कि नहीं लगता। अनेक ईंटा जोड़ जोड़ के क्या होता है, घर का निर्माण करता है। वैसे अनेक परमाणु मिलके क्या करेंगे, तत्वों का निर्माण करेंगे। अब आप समझ गए कि एटम्स क्या होता है, ठीक है। अब बात यह है कि आखिर कोई तो बताया होगा ना, जैसे कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक बतैले था, तो उसी प्रकार कोई तो बतैले होगा कि कोई भी पदार्थ परमाणु से मिलकर बनता है। कौन बताया था, जानते हैं? सबसे पहले जो है ऋषि कणाद बताए थे। कौन बताया था, ऋषि कणाद। बहुत पहले बता चुके थे ऋषि कणाद, समझ गए ना। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में ही यह जो बता चुके थे कि पदार्थ जो है ना, छोटे छोटे मौलिक कणों से, यानी छोटे छोटे मौलिक कण से क्या होते हैं, मिलकर के बने होते हैं। लेकिन इसके विषय में सबसे अच्छा तरीका से डाल्टनवा बतले था, यानी कि डाल्टन बताया था, समझ गए ना। और एटम्स का एक स्ट्रक्चर भी दिया था, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, परमाणु सिद्धांत का जनक बोलते हैं। और ई का बोल दिया था, सब कुछ तो दिया, लेकिन एक चीज और बोला था क्या, कि परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी कि परमाणु को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। लेकिन आज जानते हैं ना, क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एक बात तो खत्म हो गया है ना। आज जो है परमाणु को बांट दिया गया छोटे छोटे पार्ट में। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, पाई मेसॉन है, अनेक प्रकार के पार्टिकल्स में बांट दिया गया। तो इसका काम तो खत्म हो गया। लेकिन सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर यही प्रस्तुत किया था, और एटम्स के बारे में स्टडी करके यही बताया था। इसीलिए इसे परमाणु सिद्धांत का जनक भी बोलते हैं। इसके बाद जो है इसके बाद ना जे थॉमसन भी एक्सपेरिमेंट करता, यही एक्सपेरिमेंट करता और वाटरमेलन थ्योरी देता। जो देखे ना, तरबूजा देखे होंगे, तो तरबूजा में जो बीज होता है उसे बोला था इलेक्ट्रॉन, और जो ललका पार्ट होता है ना, फल, उसे बोला था कि प्रोटॉन। ये लगभग ये बोल दिया था, ठीक है। तो यह वाटरमेलन थ्योरी पे ज्यादा काम नहीं किया। इसके बाद थे रदरफोर्ड जी। ये मतलब कि पूरा क्लियर कर दिए थे कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, मतलब कि पूरा तरीके से क्लियर कर चुके थे। लेकिन इनमें कुछ कुछ डिमेरिट था। यह पूरी तरीके से पूरे दुनिया में सेटिस्फाइड नहीं कर पाए थे साइंटिस्ट लोगों को। इसी कारण से इनका भी क्या हो गया, पॉइंट खारिज कर दिया गया, ठीक है। रदरफोर्ड लेकिन अच्छा काम किया था, मतलब कि बहुत हद तक ये जो होता है ना, एटम्स के स्ट्रक्चर को प्रस्तुत कर दिए थे। इसी कारण इनका प्रसिद्ध भी है। उसके बाद आता है मैक्सवेल बस ज्यादा काम नहीं किए थे, नॉर्मल रदरफोर्ड का जेरॉक्स मारे थे नॉर्मल तौर पर। इसके बाद जानते हैं बुरबड़ी आया ना, तो पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया कि प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। पूरा बेटर तरीका से सब कोई को सेटिस्फाइड कर दिया, और एटम्स का एक नया स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया, और उसी स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि हम जो अभी एटम्स के स्ट्रक्चर को बात करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, प्रोटॉन को देखेंगे, न्यूट्रॉन को देखेंगे, वह होने वाला है बुरबड़ी मॉडल।
क्या होने वाला है, बोरबरी मॉडल। इसी की स्टडी को हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि जो ही जैसे प्रस्तुत किया था ना एटम्स के स्ट्रक्चर, बस उसे देखने वाले हैं। कौन, बोरबरी का, ठीक है। लेकिन जानते हैं दोस्तों, एटम जो शब्द है ना, एटम जो है ना, बम मत समझिएगा, एटम बम यानी परमाणु बम मत समझिएगा, ठीक है। जो एटम शब्द है ना, यह सबसे पहले डेमोक्रिटस दिया था। कौन दिया था, डेमोक्रिटस नाम का व्यक्ति जो है ना एटम शब्द को दिया था, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके माइंड में एक पॉइंट घुस गया होगा कि एटम्स के स्ट्रक्चर कैसे कैसे दिया गया। सबसे पहले कनात दिए थे, कनात के बाद आपका आया था जॉन डाल्टन दिया था, जॉन डाल्टन के बाद आपका जे थॉमसन दिया था, जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड दिए थे, और रदरफोर्ड के बाद आपका दिया था मैक्सवेल, और मैक्सवेल के बाद आपका दिया था बोले तो बोरबरी मॉडल। और वर्तमान युग में जो हम एटम के स्ट्रक्चर को देखते हैं वो किस पर आधारित है, तो बोरबरी मॉडल पर आधारित है। तो चलिए अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के विषय में बोरबरी ने क्या बोला था। चलिए दोस्तों अब देखते हैं। देखिए सपोज करिए कि आपके एटम्स है ना, और अभी जो मैं बता रहा हूं यह बोरबरी मॉडल है। क्या, बोरबरी मॉडल है। देखिए सपोज करिए कि आपका एटम है, और एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अरे यही ना तीन को फंडामेंटल पार्टिकल होता है। अब देखिए इसे फंडामेंटल पार्टिकल क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि कोई भी एटम्स में यह तीनों पार्टिकल रहेगा ही रहेगा। बिना इन तीनों पार्टिकल के कोई भी एटम्स का निर्माण नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी जैसे कि घर होता था, घर में परिवार होता, भले कोई में ना हो अलग बात है, लेकिन घर में परिवार होता है कि नहीं होता। उसी प्रकार कहने का मतलब है कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होना फिक्स है। अब देखिए ये तीनों रहता क्या, उसके विषय में बात करते हैं। देखिए कहने का मतलब है ना, ये जो परमाणु का ये नाभिक है, ये नाभिक क्या, ये नाभिक है यानी कि न्यूक्लियस है, और ये इसका ऑर्बिट्स है। ये क्या बड़ा वाला, इसका ऑर्बिट्स है, ठीक है। और ये पूरा एटम्स का शेप है। तो बोरबरी ने बताया था कि एक जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, बाहर इसको ऑर्बिट में क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। यानी कि इसके बाहरी कक्षा में क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यहाँ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। यह तो बता दिया। और जानते हैं सबसे बड़ी खास बात यह है ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम होता है, लेकिन नेचर उल्टा होता है। नेचर उल्टा कहने का मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रॉन का होता है -1 चार्ज और प्रोटॉन का होता है +1 चार्ज। देखिए 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, लेकिन देखिए इसका नेचर उल्टा है। यह निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अरे है कि नहीं है, यह निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और सेम मात्रा में रहता है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है। जैसे कि 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 10 प्रोटॉन रहेगा, 12 इलेक्ट्रॉन है तो 12 प्रोटॉन रहेगा। यानी कि दोनों सेम रहेगा, लेकिन नेचर क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। ये रहेगा पॉजिटिव चार्ज तो ये रहेगा नेगेटिव चार्ज। क्या समझ गए ना। अब ध्यान दीजिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0। अरे होगा ना, -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एटम्स तो कोई बड़ा रहता नहीं है। यह देखने के लिए ना बताता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, प्रोटॉन यहाँ, लेकिन इसका आकार बहुत छोटा होता है। अभी मैं तुरंत बताऊंगा कितना आकार होता है, बहुत छोटा होता है। अब पूरा कंबाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। अरे होगा, यहाँ +1 है और यहाँ -1 है, दोनों सेम है, तो जैसे -1 और +1 को जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 0। इसी कारण से कहा जाता है कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन उसकी नेचर जो होता है उल्टा होता है। अब बराबर है, नेचर उल्टा है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, 0 होगा। इसी कारण कहा जाता है कि परमाणु क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब जानते हैं न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। तो काहे चार्ज नहीं होता भाई, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या बराबर है, तो संख्या बराबर लेकिन नेचर उल्टा है, तो परमाणु हो गया उदासीन। इसी कारण से न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन यहां और यहां चार्ज होता है। अब जानते हैं एक बात और ध्यान दीजिएगा, चूंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन पाया जाता है, और क्या होता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। अरे होता है कि नहीं होता है। ई है नेगेटिव चार्ज, ई है पॉजिटिव चार्ज, ई है 0। एक तो कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन का। तो इसी कारण से न्यूक्लियस जो होता है कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस कैसा होता है, धनात्मक होता है। काहे भाई, तो यहाँ प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन रहेगा तो धनात्मक तो होना फिक्स है, और न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं है, इसी कारण हो जाता है धनात्मक। लेकिन जैसे पूरा एटम्स का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, उदासीन। क्या हो जाएगा, उदासीन। अब जानते हैं एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है ना, ये पूरा परमाणु होता है ना, परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, यानी समझते हैं मास, यानी कि द्रव्यमान, परमाणु का जो द्रव्यमान होता है यह नाभिक में ही है।
यानी कि जो परमाणु का द्रव्यमान कहाँ स्थित है, नाभिक में स्थित है। काहे कि प्रोटॉन भी जाए और न्यूट्रॉन भी जाए, इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाता है, बहुत तेजी से क्या करता है, चक्कर लगाता है। एक तो इतना छोटा द्रव्यमान इसका रहता है 9.31 इंटू 10⁻⁻31 केजी द्रव्यमान रहता है, बहुत छोटा तेजी आती है, अब पूरा तेजी से मूव करता है। अब बताइए इतना छोटा पार्टिकल पूरा तेजी से मूव करेगा तो क्या उसको कोई द्रव्यमान गिनती करेगा, नहीं गिनती कर सकता। इसी का इसके द्रव्यमान को हम लोग छोड़ देते हैं और केवल इसी के द्रव्यमान को गिनती करते हैं। इसी कारण से कहा जाता है कि जो आपका परमाणु का जो द्रव्यमान रहता है ना, वो कहाँ स्थित रहता है, न्यूक्लियस में स्थित रहता है, समझ गया ना, इसी कारण से। अब ध्यान दीजिए, न्यूक्लियन कहने का मतलब है ना, जो भी पार्टिकल न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और जिसका मास है वो क्या आपका हो गया, न्यूक्लियन हो गया। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो गया, न्यूक्लियन हो गया। क्या हो गया, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। और न्यूक्लियस में क्या रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। न्यूक्लियस क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। जानते हैं न्यूक्लियस की खोज कौन किया था, न्यूक्लियस की खोज किया था रदरफोर्ड। किसने किया था, रदरफोर्ड ने खोज किया था, रदरफोर्ड ने। अब जानते हैं एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये आपका न्यूक्लियस है, ये एटम्स का ऑर्बिट हो गया, इसको यहां से यहां मिला देंगे तो क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस। क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस हुआ ना। सर्कल तो आप सभी लोग जानते होंगे, तो ये क्या हो गया आपका एटॉमिक रेडियस हो गया। इसका जानते हैं ये रेडियस कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता, नहीं 10⁻⁻10 मीटर होता, 10⁻⁻10 मीटर होता। अब समझ सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर ने कितना छोटा, अरे पावर में -10 ना है, बहुत छोटा, समझ गए ना। एटम्स कोई बड़ा नहीं होता, ये देखने में आपको इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन इस यह जो होता है ना बहुत छोटा होता है। कैसा शेप होगा, 10⁻⁻10 मीटर का शेप होता है, यानी कि बहुत छोटा है। और जानते हैं 10⁻⁻10 मीटर को हम लोग बोलते हैं एक एंगस्ट्रम। क्या बोलते हैं, एक एंगस्ट्रम बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जो एटॉमिक रेडियस होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, यानी कि एक एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है, एक एंगस्ट्रम होता है, इसको हम लिख सकते हैं, एक एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, अब जानते हैं, अब आपको यहां आपको नाभिक दिखाई दे रहा होगा, है ना, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सबका है ना, तो ये नाभिक है। अब यहां भी तो इसका रेडियस है, इसका भी तो रेडियस होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, तो ये हो गया न्यूक्लियस का रेडियस। क्या होता है, न्यूक्लियस का रेडियस। जानते हैं कितना होता है, यह आपका होता है 10⁻⁻15 मीटर, यह होता है न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि न्यूक्लियस का जो साइज हो गया 10⁻⁻15 मीटर होता है। और यह इसे क्या बोलते हैं, फर्मी। क्या बोलते हैं, एक फर्मी मीटर बोलते हैं, एक फर्मी मीटर। यानी कहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियस का आकार कितना होगा, एक फर्मी होगा। ये जो आपका हो गया परमाणु सिद्धांत के जनक हम बोलते हैं जॉन डाल्टन को। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा कि यह नाभिक का खोज कौन किया था, रदरफोर्ड ने खोज किया था। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी कारण से जो आपका नाभिक होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। यह क्या करता है, ऑर्बिट के चारों क्या करेगा, चक्कर लगाते हुए रहेगा। और परमाणु उदासीन क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, लेकिन इसका नेचर क्या होता है, उल्टा होता है। इसी कारण से क्या होता है, परमाणु उदासीन होते हैं। और न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए दोस्तों, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के विषय में कुछ खास बात को देखते हैं। देखिए सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका प्रोटॉन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, जिसे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं एटम्स का, यानी कि मौलिक कण बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं, प्रोटॉन को पी से इंडिकेट करते हैं, और न्यूट्रॉन को एन से इंडिकेट करती है। तो कोई बड़ा बात है नहीं, सबका पहला लेटर लेकर चिपका देना है। अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन के विषय में सबसे पहले बताए थे जे थॉमसन साहब बताए थे। कौन बताए थे, जे थॉमसन साहब, लगभग 1897 ईस्वी में बताए थे। और प्रोटॉन के विषय में गोल्ड स्टीन ने बताया था लगभग 1919 ईस्वी में। ऐसे इसके विषय में रिसर्च पहले से हो रहा था, लेकिन गोल्ड स्टीन थोड़ा आया था, ज्यादा क्लियर कर दिए 1919 ईस्वी में। उसके बाद आपका होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किए थे चैडविक ने, सबसे बाद में इसी का खोज किया गया था। कब किया गया था, 1932 ईस्वी में। ठीक है, 1932 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज ना
कैथोड किरण के प्रभाव से किया गया था। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैथोड रे भी बोलते हैं। और कैथोड रे जो होता है निगेटिव होता है। कैसा होता है? निगेटिव होता है। और प्रोटॉन को जो होता है एनोड किरण को प्रवाह करने से प्रोटॉन के विषय में पता चला था। इसी कारण से प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड रे भी कहते हैं। एनोड रे भी कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। और न्यूट्रॉन का तो खैर है ही नहीं है। अब देखिए मास का बात आता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है पूरे फंडामेंटल यूनिट में। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है। कितना होता है? 9.31 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। देख रहे हैं -31 kg कितना छोटा होता है। ऐसे बहुत छोटा होता है, बहुत आप सोच नहीं सकते इतना छोटा होता है कि 9.31 इंटू 10 टू द पावर -31 kg बहुत छोटा हो गया। और प्रोटॉन में क्या होगा? इसका द्रव्यमान होता है 1.6725, यानी कहने का मतलब है 1.6725 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। आप बस 2 अंक तक याद रखिएगा, ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि देखिए इसका कितना 10 के पावर -27 kg, यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में भारी होगा। यहाँ पावर -31 है, यहाँ पावर -27 है, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में थोड़ा भारी होगा। और देखिए न्यूट्रॉन का बात करेंगे तो 1.6748 है ना, 1.6748 इंटू 10 टू द पावर -27 kg दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब यह है इसका और इसका दोनों का मान सेम है, लेकिन प्रोटॉन के कंपेयर में न्यूट्रॉन भारी होता है। यहां दिखेगा 6725 और यहाँ क्या है 6748 है। इसके कंपेयर में क्या होता है? ये भारी होता है न्यूट्रॉन। यानी कि पूरे फंडामेंटल यूनिट में न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है, समझ गए ना। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है और प्रोटॉन बीच बीचवा होता है। यानी कि आपको यदि परमाणु द्रव्यमान का क्रम सजाने को बोलेगा तो सबसे ज्यादा होगा न्यूट्रॉन भारी, न्यूट्रॉन के बाद आपका प्रोटॉन होगा और प्रोटॉन के बाद कौन होगा? आपका इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए चार्ज का बात करते हैं। जैसे चार्ज का बात करेंगे तो दोनों का चार्ज हमेशा सेम होता है। इसका चार्ज होगा -1, इसका चार्ज होगा +1, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। इसी कारण होता है परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अब देखिए ये समझ गए ना, -1 +1 ज्यादा इसका हम लोग उपयोग करेंगे। अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक होता है एब्सोल्यूट चार्ज। क्या होता है? एब्सोल्यूट चार्ज मतलब कि नॉर्मल ये भी चार्जे है। इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। माइनस में होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। और इसका कितना होता है? प्लस में क्यों रहेगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। इसका उपयोग ना फिजिक्स में बहुत ज्यादा किया जाता है। पूरा फिजिक्स जो है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बात करेगा तो यही चार्ज को चिपकाना पड़ता है। और केमिस्ट्री में इसका जरूरत पड़ेगा, -1 +1 को चिपकाना पड़ेगा। इसलिए काफी दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको चार्ज का मान याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, लेकिन माइनस में। और इसका क्या होगा? प्लस में, प्रोटॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों भाई है, लेकिन दोनों पटरी नहीं खाता, बस वे समझ सकते हैं। समझ गए ना, थोड़ा ये पटरी नहीं खाता, दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकता। और जहां मिलेगा ना लड़ाई पीट करेगा और दोनों अपने आप को खत्म कर लेगा। और क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। बस वही समझ सकते हैं। चलिए इतना बात तो आप समझ गए होंगे। अब जानते कोई चीज को भेदने की क्षमता होता है, कोई चीज को भेदने की क्षमता, भेदना समझते हैं ना, आर पार कर देना हुए। तो सबसे ज्यादा भेदने की क्षमता होती है न्यूट्रॉन के पास में। ये बात ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा किसी चीज को भेदने की क्षमता किसके पास होती है? तो न्यूट्रॉन के पास होता है। उसके बाद प्रोटॉन के पास होता है, उसके बाद किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास में होता है। और देख रहे हैं ना भारी कितना ज्यादा है, से सबसे ज्यादा भारी यही ना है न्यूट्रॉन। जितना ज्यादा फोर्स उतना कस के मारेगा, वो बात समझ सकते हैं। तो बात तो समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के विषय में जान गए होंगे। अब बात करेंगे ना, अगला वीडियो एक और आएगा और उसमें बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के संख्या कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं किसी भी तत्व का। और उस वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को निकालना जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।